नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। तो बाजार में आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। लगभग सभी सेक्टर्स में तेजी नजर आई। बाजार में दिन भर कैसा रहा एक्शन, बता रहे हमारे सहयोगी अंश भिलवार। अंश, बताए आज मार्केट में क्या कुछ एक्शन रहा? में आज अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी ना सिर्फ 50 डीएमए के ऊपर क्लोज हुआ, बल्कि 22,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसके भी ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया। ये दूसरा सेशन है जब निफ्टी ने एडवांस किया है। इसके मेन गेनर्स देखें तो यहाँ पे हमें बीपीसीएल और एनटीपीसी नजर आते हैं। दूसरे बॉर्ड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। मिड कैप की बात करें तो 4 सेशन की जो बिकवाली थी उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया, जबकि स्मॉल कैप की 3 सेशन की बिकवाली पर ब्रेक लगा है। मिड कैप के टॉप गेनर्स देखें तो यहाँ पे सीजी पावर और पावर फाइनेंस नजर आते हैं। स्मॉल कैप की बीएसई और आईआरबी इंफ्रा टॉप गेनर्स है। सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर इंडिसेस हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, जिनमें से निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टोरल गेनर था, जो कि ये आज का जो गेन था इसका वो पिछले 2 महीने का सबसे बड़ा गेन था। और इसके टॉप गेनर शोभा और स्वान एनर्जी नजर आते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये बहुत वर्थ हाईलाइटिंग इंडेक्स है, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो 9 सेशन से लगातार बिकवाली हो रही थी वो जाकर आज थमती हुई नजर आई। ये जो 9 सेशन का डिक्लाइनिंग वाला स्ट्रीक है ये पिछले 20 साल में एक भी बार देखा नहीं गया था। अगर इसके हम यहाँ पे आगे दूसरे इंडिसेस की बात करें तो निफ्टी मेटल और निफ्टी फार्मा दोनों की ही 2 सेशन की बिकवाली पर ब्रेक लगा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी ऑटो का ये दूसरा सेशन था जब लगातार खरीदारी नजर आई। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट बहुत पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताएं कि आज कौन से वो 5 शेयर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 5 थीम्स या 5 स्टॉक्स हम कवर करते हैं जो दिन के ट्रेड में जहाँ पे भारी एक्शन देखने मिला है। और याद रखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में जो है शानदार तेज़ी देखने मिली दिन के ट्रेड में। ऑफ कोर्स थोड़ी बिकवाली ज़रूर हुई थी पिछले 3 या 4 सेशन में, पर एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला। ऑफ कोर्स हमने बात करें तो बीट एंड डाउन स्टॉक्स थे जहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने मिली है। गवर्नमेंट स्टॉक्स ले लीजिए, पीएसयू स्टॉक्स ले लीजिए, लेकिन 5 चुनिंदा थीम्स है जिस पे आपका फोकस होना चाहिए। सबसे पहला है ब्रोकिंग रिपोर्ट्स को लेके। यहाँ पे पॉजिटिव रुख ज़्यादा देखने मिला है ब्रोकिंग रिपोर्ट्स का। सबसे पहले फोकस में रहेगा आईआरबी इंफ्रा। कोटक सिक्योरिटीज़ की जो है अपग्रेड आई है, अब ऐड में आ गई है, पहले सेल में था। लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा है 60 से 65 रुपीज़ पर शेयर का। वही इन्फो एज के बारे में बात करें तो बर्नस्टेन ने जो है मेंटेन आउट परफॉर्म रेटिंग रखा है। हालांकि जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया गया है, 5,750 रुपीज़ से बढ़ा के 6,000 रुपीज़ कर दिया गया है। बर्नस्टेन की एक और रिपोर्ट आई जिसमें फोकस में जोमेटो है। यहाँ पे भी मेंटेन आउट परफॉर्मिंग रेटिंग रखा गया, लक्ष्य लेकिन बढ़ा दिया है 180 से 200 रुपीज़ का। और हाल ही में जोमेटो के जो एक विवाद चल रही थी जहाँ पे रोल बैक हो गई थी वेज को लेके, वो भी जो है इम्पैक्ट देखने मिली थी थोड़ी स्टॉक में। लेकिन ओवरऑल कहे तो तेज़ी आई है सारे एमएनसी स्टॉक्स और आपके न्यू एज टेक कंपनीज़ को लेके। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा इंश्योरेंस कंपनीज़ का, जैसे कि एलआईसी हुआ और इत्यादि इंश्योरेंस कंपनीज़। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईटी नाउ स्वदेश का एक एक्सक्लूसिव था जहां पे आईआरडीआई बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है बीमा सुगम को। अब उसका जो नाम है, ऑफिशियल नाम राष्ट्रीय बीमा सुगम निगम रहने वाला है। इम्पॉर्टेंटली ऑफकोर्स ये पोर्टल तो रहेगा सिंप्लीफाई करने के लिए इंश्योरेंस स्ट्रक्चर भारत में, लेकिन एक और रिलैक्सेशन आई है इस स्कीम में जो हायर सरेंडर वैल्यू नॉर्म्स को लेके है। तो ऑफकोर्स रिलैक्सेशंस के कारण जो है स्टॉक में भी थोड़ी बाइंग देखने मिल रही थी। आगे जाते हुए यहाँ पे सेल्स बढ़ सकती है। सरेंडर वैल्यू जो रहेगी वो प्रोपोर्शनल रहने वाली है नंबर ऑफ पॉलिसी ईयर्स को लेके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप नोट कर लें। तीसरा स्टॉक रहने वाला है दीपक नाइट्राइट। दोपहर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया, उनकी अपनी होली ओन्ड आर्म यहाँ पे जो उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया फ्लोरिनेशन प्लांट को लेके। अब ये जो है दहेज यानी कि गुजरात में है, लोकेटेड है। तो अभी तक तो हमने 3 स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, ब्रोकिंग रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंटली आपके इंश्योरेंस स्टॉक्स और दीपक नाइट्रेट। हमारा चौथा स्टॉक वो रहेगा लॉयड मेटल्स। है तो ये स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोर्ड ने मंजूरी दी है फंड रेजिंग को लेके। अब ये फंड रेजिंग QIP दे रही होगी, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स रहेंगे इसमें और 5,000 करोड़ तक ये फंड जुटा सकते हैं। 2 अहम रीज़न है इसके कारण। एक तो डेट रिडक्शन होगा, जहाँ पे जो टर्न अराउंड बोलते हैं या स्पेशल सिचुएशन बोलते हैं सिंपल टर्म्स में, उस थीम पे ये कंपनी है।
और इसके अलावा जो है प्रमोटर्स अपनी स्टेक को भी थोड़ी डाइल्यूट करेंगे। तो हमने 4 स्टॉक्स को कवर कर लिया। हमारा आखिरी स्टॉक रहने वाला है बीएससी। बीएससी में भी अच्छी बाइंग देखने मिली और वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी 500 इंडेक्स में था। और ऑफ कोर्स एक रब ऑफ इफेक्ट सीडीएसएल में भी आया। लेकिन इंपॉर्टेंटली कल इन्वेस्टेक का एक इंपॉर्टेंट नोट आया था जहाँ पे उन्होंने अपग्रेड कर दिया था स्टॉक को बाय रेटिंग पे लेके, और यहाँ से करंट लेवल्स पे भी 30% से ज़्यादा का रिटर्न पोटेंशियल वो कह रहे हैं। इंपॉर्टेंटली जो मार्केट शेयर गेन्स है वो बढ़ सकती है बीएससी की, क्योंकि बैंकेक्स में ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। और हमने भी थोड़ी रिसर्च की और पता चला कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट स्टॉक में आ गया है वापस। और इंटरेस्टिंगली उनके जो मार्केट शेयर गेन्स है, कैश सेगमेंट ले लीजिए या डेरिवेटिव सेगमेंट्स ले लीजिए, वो भी पिछले 3 से 4 क्वार्टर में बढ़ रहा है। ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी तो ज़रूर रहेगा बाजार में, लेकिन जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है जैसे कि बीएससी, सीडीएसएल, इनमें भी थोड़ी तेज़ी देखने मिली है। तो ये हमारे 5 थीम्स या स्टॉक्स थे जो आज 5 के पंच में थे, जहाँ पे सारा एक्शन आज दिन के ट्रेड में देखने मिला। ओके। हाल की सेबी बोर्ड मीटिंग में मंजूरी मिलने के बाद सेबी ने T+0 सेटलमेंट से जुड़ा सर्कुलर जारी किया है और सर्कुलर के मुताबिक T+0 सेटलमेंट वैकल्पिक आधार पर शुरू किया जाएगा। 28 मार्च से T+0 सेटलमेंट की शुरुआत होगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह के पास। जी अनुराग, बताएं। देखिए, पिछले हफ्ते की जो बोर्ड बैठक थी सेबी की, वहाँ पर T+0 सेटलमेंट को मंजूरी दी गई थी और उसके बाद आज सेबी ने इसका सर्कुलर जारी कर दिया है और वैकल्पिक तौर पे बीटा वर्जन जो है T+0 सेटलमेंट का 28 मार्च से जो है ये व्यवस्था शुरू होगी, सेबी ने अपने सर्कुलर में बताया है। और ये ऑप्शनल होगा, यानी अगर कोई चाहे तो वो T+1 में भी सेटलमेंट कर सकता है और कोई चाहे तो T+0 में भी कर सकता है। T+0 सेटलमेंट ये है कि जिस दिन आपने शेयर खरीदे वो उसी दिन आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, जिस दिन आपने शेयर बेचे तो उसी दिन जो पैसा है वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत है सेबी 25 स्क्रिप्ट्स के साथ कर रहा है और चुनिंदा ब्रोकर्स के साथ इसकी शुरुआत की गई। सेबी ने अपने सर्कुलर में ये भी कहा है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट्स हैं, MIIs जो है वो इससे जुड़े हुए और जानकारी जो है निवेशकों को जारी करेंगे आने वाले दिनों में, और FAQs जो हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो भी निवेशकों को आने वाले दिनों में बताई जाएगी। T+0 सेटलमेंट के लिए T+0 के अंदर ट्रेड करने की जो टाइमिंग होगी, ट्रेड टाइमिंग होगी, वो 9:15 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ही होगी, ये भी सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है। तो लंबे अंतराल से जो उम्मीद थी T+0 सेटलमेंट की, यानी जिस दिन ही आप शेयर खरीद रहे हैं वही उसी दिन आपके डीमेट अकाउंट में आ जाए, और जिस दिन आप शेयर बेच रहे हैं तो पैसा आपका उसी दिन डीमेट अकाउंट में आ जाए। इसकी शुरुआत जो होने जा रही है, बीटा वर्जन की शुरुआत होने जा रही है 28 मार्च से। जी अनुराग, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। ई फर्म केदारा कैपिटल आइसक्रीम ब्रांड डेयरी डे में निवेश करेगी। डेयरी डे के बड़े निवेशक मोतीलाल ओसवाल और अन्य बड़े निवेशकों की हिस्सेदारी खरीदेगी। ये खबर हमने आपको 18 मार्च को दिखाई थी। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुराग जोशी के पास। केदारा कैपिटल, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, उसने दक्षिण भारत के आइसक्रीम ब्रांड डेयरी डे में निवेश करने की घोषणा की है। 18 मार्च को ईटी नाउ ने ये खबर ब्रेक की थी कि केदारा डेयरी डे में इन्वेस्ट करने वाला है। अभी केदारा और डेयरी डे के जो प्रमोटर्स हैं उनके बीच में बातचीत और विचार विमर्श कुछ अरसे से चल रहा था, जिसके तहत केदारा इस कंपनी में निवेश करना चाहता था। 2002 में बेंगलुरु स्थित डेयरी डे की स्थापना की गई थी और इसके प्रमोटर्स MN जगन्नाथ और A बालाराजू है। इसकी ज़्यादातर मार्केटिंग दक्षिण भारत में होती है और जिनमें कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ में महाराष्ट्र भी शामिल है। 2016 में ये कंपनी में मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी ने निवेश किया था और उस समय मोतीलाल ने इस कंपनी में 110 करोड़ रुपए लगाए थे। अभी इस इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो कि केदारा ने भी किया है, मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी और कुछ अन्य एंजल इन्वेस्टर्स जो कि डेयरी डे में हैं, उनको एग्जिट करने का एक मौका मिल गया है और वह अपना निवेश बेच के इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं।
जी अनुराग, तो बढ़ते हैं अब आगे और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेंट्रल बैंक ने फ्यूचर एंटरप्राइजेस के इंश्योरेंस के कारोबार की बोली सौंपी है। बोली के जरिए सेंट्रल बैंक को 500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अंकुर मिश्रा। जी अंकुर, बताएं क्या है ताजा अपडेट। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक फ्यूचर एंटरप्राइजेस के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने खुद एक बिड सबमिट की है और सूत्र में यही बता रहे हैं कि ये जो बिड है वो इंश्योरेंस आर्म के लिए सबमिट की गई है। 500 करोड़ का टोटल ये बिड सबमिट हुआ है और इसके अलावा एक और बिडर भी है इंश्योरेंस आर्म के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए भी थोड़ा इंटरेस्ट आया है और वहां पर करीब 3 बिडर्स आए हैं। ओवरऑल कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में काफी समय से चल रहा है। पिछले साल इसमें 49 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जरूर आए थे, लेकिन फाइनली कोई बिड सबमिट नहीं हुई थी और उसके बाद लेंडर्स ने दोबारा जब प्रोसेस की तब स्पेस मंत्रा ने एक बिड सबमिट की, लेकिन उससे भी लेंडर्स नाखुश थे और बाद में फाइनली ये डिसाइड किया गया कि जो कंपनी है उसको पार्ट्स में, टुकड़ों में भी बेचने का एक ऑप्शन दिया जाएगा। और अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका कि 4000 करोड़ रुपए का खुद एक्सपोजर है कंपनी में, वो ही इस कंपनी को खरीदने के लिए एक बिड सबमिट कर दिया है। इन दिनों ब्लॉक डील की बहार आई हुई है। ब्लॉक डील 14 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। पूरा रिसर्च लेकर जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, हमने जो है क्वार्टरली नंबर्स लिए हैं जनवरी टू मार्च को लेके और ऑफ कोर्स देखें तो पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा ब्लॉक ट्रेड्स देखने मिले। अब ये ब्लॉक ट्रेड्स क्या होता है ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रमोटर सेलिंग या कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग को जो है हम यहाँ पे अपने एनालिसिस पे ब्लॉक ट्रेड मानते हैं और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली जनवरी टू मार्च के बीच में। और इम्पॉर्टेंटली ये प्रमोटर साइड से भी आई और उसके अलावा वीसीज यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट और पी फंड से भी देखने मिला है। अगर बात करें तो हर कैलेंडर ईयर के जो मेजर इन्फ्लोज हमने देखे तो क्वार्टरली 1 के नंबर्स की बात करें जो ऑफकोर्स कैलेंडर ईयर पे है तो 2010 में $7.5 बिलियन देखा गया था। हाई अमाउंट 2020 में भी देखा गया था, उसका आंकड़ा लगभग $6.6 बिलियन का है। और अब जो करंट क्वार्टर है ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है जनवरी टू मार्च पे, वहाँ पे $7.1 बिलियन का ब्लॉक ट्रेड्स देखने मिला है। लेकिन कुछ अहम ब्लॉक ट्रेड्स बता दूं जो पिछले 15 दिन से लेकर 1 महीने में देखने मिले हैं। यहाँ पे लार्ज डील्स में वर्लपूल आता है जहाँ पे प्रमोटर जो बाहर के एमएनसी उन्होंने स्टेक सेल किया था 4000 करोड़ का। वही प्रमोटर ग्रुप इंटरग्लोब एविएशन में 7000 करोड़ का। बड़ा डील अगर आईटीसी की बात करें तो बैट ने 17000 करोड़ रुपए का आउटफ्लोज किया था। सुमितो में भी जो है शामिल में जो है अपनी स्टेक बेची। टाटा सन्स बड़ा है, रिसेंटली आया था। टीसीएस में उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ की जो है आप कह सकते हैं बिकवाली देखने मिली। एबी कैपिटल में भी थोड़ी सी एग्जिट प्रमोटर ने की। तो और कुल मिला के जो लार्ज ब्लॉक ट्रेड्स हैं वो भी भारी रकम पे हुए हैं मार्च के महीने में। लेकिन सवाल उठता है कि आगे जाते हुए क्या ट्रिगर्स होंगे। ना ऑफ कोर्स इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है और मोर जो इन्फ्लोज है स्पेशली फॉरेन डेट सेगमेंट में वहाँ पे बढ़ सकती है। और इसके अलावा मैक्रो जो है भारत का अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आरबीआई की कमेंट्री भी अच्छी आई है और एक सोवरेन अपग्रेड रेटिंग का भी चांस है एनालिस्ट का कहना है। और इसके अलावा आईपीओ के भी जो है पाइपलाइन है हमारी जो बातचीत हो रही है मर्चेंट बैंकर से वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो ये अहम चीज़ है कि हमारे जो ब्लॉक ट्रेड्स हुए जनवरी टू मार्च के क्वार्टर पे इस कैलेंडर ईयर में वो 14 साल के हाई पे आए हैं। ईटी नाउ स्वदेश ऑन द गो के नोएडा एडिशन में हमारी टीम पहुंची लेवरेज एडू के दफ्तर। आपको विदेश में पढ़ाई करना हो या फिर स्टूडेंट लोन लेना हो, इस संस्थान में आपको मिलेगा A to Z सॉल्यूशन। लेवरेज एडू का आगे का क्या प्लान है और ग्रोथ और विस्तार को लेकर क्या योजनाएं हैं, जानने के लिए हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला ने कंपनी के फाउंडर अक्षय चतुर्वेदी से खास बातचीत की। और अब हम हमारी नोएडा की जर्नी में एक स्पेशल कंपनी के पास आ चुके हैं। नोएडा की उनकी अच्छी सी ऑफिस देख रहे हुए और ये एक कंपनी है जो आपको, अगर आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ तकलीफ हो रही है अब्रॉड जाने के लिए, A to Z सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। दे सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ योर अब्रॉड जर्नी, whatever it may be, in terms of whether आपको education की counseling चाहिए, to studying abroad, what universities, where the guidance is coming in from, the student loans and everything, and that वो company है Leverage। और उसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ है अक्षय चतुर्वेदी जो है founder actually and CEO of the company. Thank you so much for joining in with us. Pleasure. Welcome to Leverage. Thank you so much. बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही शुक्रिया। ब्यूटीफुल प्लेस है। और अक्षय, पहले तो बात करते हैं कि
ओवरऑल ये जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी थॉट प्रोसेस कहाँ से आई थी? बिकॉज ये इजी बिजनेस नहीं है स्टार्ट करने के लिए। जब मैं स्कूल में थी आई डेंट थिंक ऐसा कुछ है कि जो पूरा A to Z सब प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आपकी बिजनेस जर्नी कहाँ से शुरू हुई एंड व्हाई? विनी, आई एम ग्लैड आपने सवाल पूछा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और इस सवाल का आंसर बेस्ट यहाँ से शुरू होता है कि पहले कैसे हो रहा था। पहले ऐसे हो रहा था कि लोग कुछ भी पढ़ने चले जाते थे, नॉट जस्ट इन इंडिया, अब्रॉड कहीं पर भी, और फिर सोचते थे कि अब मुझे क्या काम करना है। एंड दैट इज़ नॉट ऑलवेज द राइट पाथ टू पिक। द राइट पाथ टू पिक इज़ कि यार मैं आज सोचूं कि मुझे क्या करने में मज़ा आता है, मुझे क्या करने में मज़ा आएगा अगले 3, 4, 5, 10 साल, एंड उसके हिसाब से मैं अपनी हायर एजुकेशन फिक्स करूँ। तो हमने जब अपनी कंपनी शुरू करी 2017 के अंदर, हमने बोला कि हम लोग ऑब्सेस करेंगे आउटकम से, कि आप जहाँ से आते हो, आप आज क्या चीज़ एंजॉय करते हो, उसके हिसाब से आप वही चीज़ पढ़ो जो आपको A पढ़ने में मज़ा आएगा, B जो आपको काम करने में मज़ा आएगा। सो वी बिकेम ऑब्सेस्ड विद आउटकम्स। डू यू हैव एन आउटकम एट द एंड ऑफ द एंटायर थिंग? तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था इनफॉर्मली अभी पहले कि या तो अगर मुझे ऑटोमोटिव करना है तो मैं जर्मनी जाऊँ, या फिर मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जाऊँ यूके में, जहाँ पे टाटा ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है। अगर मुझे लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट करना है तो मैं फ्रांस जाऊँ। अगर मुझे कुलिनरी आर्ट्स करना है तो मैं न्यूयॉर्क या स्विट्जरलैंड जाऊँ। अगर मुझे वाइन मेकिंग करना है तो मैं स्कॉटलैंड जाऊँ। स्पोर्ट्स करना है तो मैं लंदन के बाहर एक यूनिवर्सिटी में जाऊँ, सेंट मेरीज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे चेल्सी फुटबॉल क्लब एक इंटर्नशिप देता है 8 महीने की। तो अगर मैं वो चीज़ करूँगा जो मुझे पसंद है और जिसके बाद मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो मुझे करने में मज़ा आएगा, आई थिंक दैट वाज द सोल ऑफ स्टार्टिंग दिस कंपनी। अक्षय, यू नो सो मेनी प्रोफेशंस अभी आपने बताया, जितने चेल्सी की जो दोज इंटर्नशिप्स ओवर देयर, बट आपने जब स्टार्ट किया आपने कितने प्रोफेशंस कवर किए? नाउ हाउ मेनी प्रोफेशंस अक्रॉस द ग्लोब आप कवर करते हो? तो पहले 9 महीने में हमने सिर्फ MBA पे फोकस किया था, क्योंकि वो सबसे आसान था उसके बारे में बात करना। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हमारा लास्ट फॉल इनटेक हुआ है सितंबर में, उसमें हमने 873 डिफरेंट प्रोफेशंस को कैटर किया है, 873। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ मैसिव लॉन्ग टेल। इसमें से 35% बच्चे सिर्फ डेटा साइंस स्लैश मार्केटिंग स्लैश MBA प्रोग्राम्स में जाते हैं, एंड बाकी के करीब 65-70% इज अ लॉन्ग टेल, जिसके अंदर सारे कल्चरल आर्ट्स प्रोग्राम्स आते हैं, जिनके बारे में बात कर रहा था। एब्सोल्युटली। व्हाट इज द मार्केट साइज? ये बिजनेस का मार्केट साइज कितना है? बिकॉज इट्स नॉट ओनली इंडिया बिजनेस, राइट? ग्लोब में बात करते हैं ओवरऑल, तो वहाँ पे कितना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है फॉर योर कंपनी? इसको देखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इंडिया से करीब 13 लाख लोग हर साल बाहर जाते हैं और ये ग्रो कर रहा है करीब 37-38% कैगर पे। इन 13 लाख लोगों में से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 10% मार्केट है जो ऑर्गेनाइज लोग कैटर करते हैं, बाकी 90% कम्प्लीटली फ्रेगमेंटेड है। एक दूसरा तरीका है देखने का कि 42 मिलियन लोग को हायर एजुकेशन चाहिए इंडिया में, सिर्फ 6 मिलियन सीट्स हैं, जिसमें से 1 मिलियन स्टडी अब्रॉड हैं। तो आज की डेट में इंडिया में हमें सब कुछ चाहिए। हमें चाहिए कि हम नई यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, हमें चाहिए कि पुरानी यूनिवर्सिटीज़ अपना करिकुलम रिवाइज करें, जॉब ओरिएंटेड हो, आउटकम ओरिएंटेड हो, जैसे मैंने पहले बोला। और हमें ये भी चाहिए कि स्टडी अब्रॉड और बच्चे जाएं, ऐसी कंट्रीज़ में जाएं जहाँ पर उनको अपने मन मुताबिक जॉब मिल सके और वहाँ पे वो एंजॉय कर सकें, और देन एसेंशियली दे बिकम ग्लोबल सिटीजन्स, जिसमें उनको ये नहीं सोचना कि उनको बस अपने टैलेंट और स्किल पे फोकस करना है, और उनके लिए पूरा दुनिया एक प्लेग्राउंड है, जहाँ मर्जी जाएं, काम करें, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करें और फिर अपने देश का नाम रोशन करें। काम की बात करते हुए नॉर्मली क्या होता है, अब्रॉड स्टडी करने के बाद यू डोंट गेट द जॉब इजीली, वो काम इजीली नहीं मिलता है। तो वो आप कैसे प्रोसेस करते हो एंड वो कैसे आप बिकॉज दैट इज नॉट इजी, यू स्पेंडिंग सो मच मनी, आपने इतना खर्चा किया, वापस आके यू आर वर्किंग हियर, बट एम होता है कि वहाँ पे काम करना है, यूके में, यूएस में, जो भी है। तो ये कैसे होता है? बिकॉज समटाइम्स देयर जॉब नहीं मिलते हैं वहाँ पे। मैंने एम डिलाइटेड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। 2 तरीके हैं अगेन इसको भी देखने के। पहला तरीका है कि आपको जो एक बच्चा जो किसी भी इमर्जिंग कंट्रीज, नॉट जस्ट इंडिया बट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया से बच्चा जा रहा होता है, जब वो पढ़ने जाता है तो उसको एक फैसिनेशन होता है लंदन से, न्यूयॉर्क से, सैन फ्रांसिस्को से, स्पेसिफिक सिटीज़ से, ना कि देश से। तो काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, हम एक हर्ड प्रोग्राम करते हैं, सब MBA कर रहे हैं, हम भी MBA कर लेते हैं, सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, वहीं पे चले आते हैं जहाँ पर सब लोग बैठे हैं और वहाँ पर जाके हम जॉब ढूंढते हैं। वो काफ़ी बार ना चीज़ ठीक फिट नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टैलेंट डेजर्ट्स को। तो अगर आप देखेंगे आज की दुनिया में बहुत सारे टैलेंट डेजर्ट्स हैं। अगर मुझे टीचिंग करना है तो मैं बाल्टीमोर में जा सकता हूँ, जो कि टियर 2 टाउन है US के अंदर, मुझे स्टार्टिंग $85,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। देर आर लार्ज पॉकेट्स US के अंदर, UK के अंदर NHS सर्टिफाइड क्लिनिक, जहाँ पे नर्सिंग के अंदर मेरे को $65,000 स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है।
So there are different professions that I can pursue in line with my DNA, in line with the skill I want to kind of grab up. And then उसके हिसाब से मैं टैलेंट डेजर्ट्स के अंदर अप्लाई करूँ. ज़रूरी नहीं है कि मुझे लंदन में बैठना है यूके में. मैं नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, स्कॉटलैंड कहीं पे भी बैठ सकता हूँ. सो हम लोग ये बहुत फोकस करते हैं कि अगर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए कि आप काउंसिल, हम 2 लाख काउंसलिंग करते हैं जो आप ऑफिस देख रहे हैं, करीब 1000 प्लस काउंसलर्स हैं यहाँ पे जो काउंसलिंग करते हैं. बच्चों को बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अभी बात कर रहे थे लोअर परेल की थोड़ी देर पहले. अगर लोअर परेल से कोई बच्चा हमारे साथ बात कर रहा है तो हम बोलते हैं आपको पता है लोअर परेल से पिछली बार 16 बच्चे इस यूनिवर्सिटी में गए हैं जो लंदन से 2 घंटे दूर है. यहाँ पे ये एक रोबोटिक्स कंपनी में काम कर रहे हैं. 4 बच्चे एक बिग 4 में काम कर रहे हैं. 3 बच्चे सरकार के साथ काम कर रहे हैं. 1 बच्चे का नौकरी नहीं लगा है. तो ये आपकी जर्नी हो सकती है. जब हम उनको ये आउटकम ओरिएंटेड जर्नी दिखाते हैं ना, उनके लिए ये सपने बुनना, उसके लिए अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, तैयारी करना और अपने आप को बोलना कि यार मुझे आज आंसर करना पड़ेगा कि मैं क्या जॉब के लिए तैयारी करूं. मुझे आज सोचना पड़ेगा कि मैं अगले 3, 4, 5 साल क्या काम करना चाहता हूं. जब ये क्लैरिटी बच्चे के अंदर आती है ना, एंड वी फोर्स द किड टू हैव दिस क्लैरिटी, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड देन यू डोंट एसेंशियली हैव अ करियर शॉर्टेज. एंड आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट दिस बिफोर, बट आपके माध्यम से मैं बोल सकता हूँ. तो हम अब फोकस कर रहे हैं इस पे थ्रू अ न्यू प्रोग्राम एज वेल कॉल्ड लेवरेज करियर्स, leveragekareers.com. एंड ये खत्म होने के बाद मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ. एब्सोल्युटली. बट द आइडिया इज दैट हम अपने लेवरेज एलुमनाई के लिए करीब 30,000 एलुमनाई हैं हमारे अब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. हर साल हमारे ग्रेजुएटिंग एलुमनाई के लिए क्या हम उनको एक प्रोग्राम दे सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको अपने मन मुताबिक उनको जिस चीज़ में एंजॉय करें जॉब मिल सके, एंड वो 2, 3, 5 साल उस जॉब को करके फिर वो अपना करियर आगे बिल्ड करें. एब्सोल्युटली. अक्षय, यू नो आई वांट टू नो कि अब ऐसी कौन सी डेस्टिनेशंस है. आई थिंक जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डेस्टिनेशंस देखते थे. अब ये इमर्जिंग डेस्टिनेशंस कौन सी आ रही है? नहीं, अभी भी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा अभी भी बहुत पॉपुलर है. अभी भी एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ बच्चे फ्रॉम इंडिया, अदर इमर्जिंग कंट्रीज, इन कंट्रीज में जाना चाहते हैं. बट न्यू डेस्टिनेशंस आती जा रही हैं और ये डेस्टिनेशंस बनती हैं जैसे कि आप और मैं जानते हैं कल्चरल रेलेवेंस है. Yes. तो के पॉप इतना चल रहा है तो लोग साउथ कोरिया के बारे में सोच रहे हैं. जर्मनी हैज बिकम अ बिग डेस्टिनेशन. वी हैव हैड आयरलैंड बिकम अ लार्ज डेस्टिनेशन क्योंकि यूके के बाद लोग आयरलैंड जाना चाहते हैं. वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हेल्थ केयर के अंदर, इन अ बंच ऑफ अदर स्पेसेस एज वेल. और हम देख रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लोग मिडिल ईस्ट में जाना चाहते हैं. सो सऊदी अरेबिया, अबू धाबी, ओमन, दैट एंटायर मिडिल ईस्ट बेल्ट. सो एक ये ग्रोइंग कंट्रीज चेंज होती रहती हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंट्रीज़ हमें इंडियन स्टूडेंट्स को या इमर्जिंग मार्केट स्टूडेंट्स को अपनी तरफ बुलाते हैं, वो उसके बाद हमको एक ठीक पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ दें, अपनी इकनॉमी में हमको एब्जॉर्ब करें. क्योंकि ये एक पैकेज सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये पढ़ाई के बाद कुछ साल जॉब करना और एक अपना पूरा करियर बनाने के बारे में है. सो जब भी कोई इस बारे में बात करता है मैं इंश्योर करता हूँ कि वो आउटकम के बारे में जितना ज़्यादा हो सके बात कर सकें. आपका एंड गोल क्या है फॉर द कंपनी? वेयर डू यू सी दैट इन 5 years, 7 years? व्हाट इज द मेन पर्पस अभी? नाउ व्हाट्स योर नेक्स्ट मिशन? विनीश का मेरे पास एक बहुत सीरियस आंसर भी है और एक आउटरीजियस आंसर भी है. बताइए आप कौन सा दूं मैं आपको? दोनों ही दे दो, दोनों ही दे कर देता लेंगे. एक सीरियस ऑडियंस के लिए मैं भी सीरियस, और जिसको मजाक करना है तो वो भी ले लेंगे. नहीं, सीरियस हम दोनों के बारे में है, बट द मोर फॉर्मल आंसर इज दैट हम चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स की जर्नी का पार्ट रहे, नॉट जस्ट इन हेल्पिंग देम गेट देयर बट ऑल्सो थ्रू देयर फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स सेटलिंग इन सर्विसेज में. तभी आपको फ्लाई फाइनेंस, फ्लाई होम, सब हम इमिग्रेंट बैंक अकाउंट्स कर रहे हैं, हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हम लेवरेज करियर्स कर रहे हैं जिससे हम पहले 1-2 साल फिगर आउट कर सकें कि उनको किस तरीके के जॉब चाहिए. हम अकोमोडेशन कर रहे हैं. साथ ही साथ हम चाहते हैं कि कभी उनको कोई डिस्ट्रेस हो किसी उस कंट्री में तो उनके पहले 4, 5, 6 साल के अंदर हम उसका पार्ट रहें. सो एक कंप्लीट जर्नी का हम पार्ट रहें. दैट्स अ मोर सीरियस आंसर. द अदर नॉन सीरियस आंसर इज दैट आई एम अ ह्यूज इलॉन मस्क फैन. मेरे को पक्का विश्वास है कि इलॉन मस्क एक दिन अर्थ से लोगों को मार्स भेजना शुरू कर देगा. जब वो ये कर देगा तो ये काम कि लोगों को अर्थ से मार्स तक बच्चों को कैसे भेजना है, वहाँ पे कॉलेज में दाखिला कैसे कराना है, वो काम मेरा होना चाहिए. क्योंकि एसओपी तो मैंने बना लिया है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट का. आई थिंक प्लेनेट से प्लेनेट का एसओपी में बना लूंगा. एंड आई थिंक आई वुड लव टू गिव माय एप्लीकेशन टू इलॉन भाई एंड से दैट यार जब आप ये काम करोगे तो मुझे भी लेके जाना, और मुझे भी लेके जाना एज अ फर्स्ट स्टूडेंट. आई विल आल्सो गो देयर. 100%. You're first person who's coming for counseling. I'll remember this and 2031 में इस पे दोबारा बातचीत करनी चाहिए हमको. Absolutely. We'll meet more often. But एक और पॉइंट है कि you know स्टार्टअप्स की बात करें तो you know what was that one challenge जो आपने फेस किया था जब आपने स्टार्ट किया, that you would advise that you know आपको अगर ये एडवाइस मिल गई होती तो आपके लिए काम और इजी हो जाता था. आप ऐसी कौन सी एडवाइस देना चाहोगे फॉर अ न्यू स्टार्टअप फाउंडर who's just starting? Great question. I think
बहुत सारी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स। एंटरप्रेन्योरशिप अपना आप में एक रोज़ नहीं, एक आग है जिस पर आपको पानी डालना है। बट आई थिंक ऑफ कोर्स वी टॉक अ लॉट अबाउट एग्जीक्यूशन, बट एग्जीक्यूशन मुझे लगता है हो जाता है। मैं डी फैक्टो जिम कर रहा हूँ कि हर आदमी 16-18 घंटे काम करने वाला, 7 दिन काम करने वाला हार्ड वर्किंग इंसान है जो भी स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है। बट आई थिंक वन थिंग विच इज़ लैकिंग समटाइम्स एंड वन थिंग विच इज सुपर इंपॉर्टेंट विच आई बिलीव आई न्यू बैक इन द डे इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। अगर आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है कि मुझे एग्जैक्टली ये बिल्ड करना है, ऐसे बिल्ड करना है, ऐसे कम्युनिकेट करना है, ऐसे ही मैं कम्युनिकेट करूँगा अपने टीममेट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने टू बी इन्वेस्टर्स को, that becomes a fundamental stone upon which you kind of set up the whole journey. So clarity of thought and how you play it out is very, very important. एब्सोल्युटली, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्टली एक है कि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी भी अब एक बड़ा पॉइंट बन गए फॉर एनी स्टार्टअप। जब भी कोई बात करता है वो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो बहुत मैं एक important है। क्वेश्चन पूछ ही लेती हूँ कि व्हाट इज दैट जर्नी ऑफ पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी? कंपनी का गोल एम वो कहाँ पे पहुँचता है? मैं आपको विनी कुछ नंबर्स देता हूँ ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए। 2022 से 23 के बीच में फाइनेंशियल ईयर्स में हमने अपने रेवेन्यू 3x किया था और हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करी ब्रांड में, कंटेंट, कम्युनिटी प्रोडक्ट में, जिससे हम इस तरीके के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सके जहाँ पे बच्चे खुद आ रहे हैं, जहाँ पे बच्चे ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता था कि एक बार हम ट्रस्ट बिल्ड कर लेंगे, एक बार हम सही तरीके से काम करेंगे, देन एसेंशियली वी कैन लोअर डाउन आवर कॉस्ट। सो हमने उस पर काफ़ी काम किया करीब 2 साल 3 साल पहले, और उसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिला है पिछले 12-16 महीनों में। तो 23 से 24 के बीच में अपना रेवेन्यू हमने ऑलमोस्ट अगेन डबल किया है और हमारे कॉस्ट अब 70% कम हो गए हैं। तो पिछले 4 महीने से हम एबिडा पॉजिटिव हैं और हमारा फोकस है इस साल, इस कैलेंडर ईयर की हम फ्री कैश फ्लो हो जाएं और इस 2025 के अंदर हम एक पैट प्लस ईयर डिलीवर करें। So that's my biggest focus right now as a founder. Absolutely. On that positive note, high Thank you. five to that Thank you, profitability Vinny. coming Appreciate soon. that. And thank you so much कि आप हमारे साथ जुड़े ये स्पेशल शुक्रिया। एडिशन में, और आप इतना अच्छा ही कर रहे हो कि काउंसिल कर रहे हो फॉर स्टूडेंट्स, उनका काम इजी कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच अक्षय Thank you, फॉर Vinny. जॉइनिंग इन विद अस, एक्सप्लेनिंग कि ये बिजनेस कैसे चलता है, क्या है अपॉर्चुनिटी साइज। थैंक यू सो मच। Thank you, Vinny. Appreciate it so much. टेक्निकल चार्ट हो या फिर F&O, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार